सारी बात बताने के बाद नियति फुट फुट कर रोने लगती हैं और उसे इस तरह से रोते हुए देखकर मिताली उसे अपने गले से लगा लेती हैं। और सारी बातों को सुनने के बाद मिताली की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उसे नियति के लिए बहुत बुरा लग रहा होता है कि किस तरह से नियति ने ना जाने कितना कुछ सहकर परी को 5 सालों तक पाला और एक दिन वही बेटी उसे छोड़कर चली गई। सोचते हुए उनकी आंखों से भी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे होते हैं। और वो अपने मन में बोली, एक ये बच्ची है जिसने कितना कुछ सहने के बाद भी अपनी बेटी को जन्म दिया और एक वो है जो अपने बच्चे को जन्म तक नहीं देना चाहती थी। वही कमरे से बाहर खड़ा आदर्श जो नियति की दवाई लेकर रूम में आ रहा होता है, मगर नियति और अपनी माँ की बातें सुनकर बाहर ही खड़ा हो जाता है। और उसने भी शुरू से लेकर लास्ट तक नियति की सारी बातों को सुन लिया था। उसकी आंखों में भी नियति की बातों को सुनकर हल्की नमी होती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है तो उसके चेहरे पर बेहिसाब दर्द दिखाई देने लगता है। वो खुद से बोला, किस तरह की लड़की है ये जिसने इसके साथ इतना बुरा किया। उसी की बेटी को इसने जन्म दिया, वो भी अपना घर परिवार सब छोड़कर। इसने जिस बेटी के लिए इतना कुछ झेला वही बेटी इसे छोड़कर चली गई। और एक वो है जिसने अपने पेट में पल रहे बच्चे को ही ना जाने कितनी बार मारने की कोशिश की और साथ ही उसे जन्म देते ही बोझ समझकर छोड़ गई। यहाँ तक कि उसे एक बार देखना तक भी जरूरी नहीं समझा। और एक ये लड़की, कितना अंतर है इन दोनों में, सोचते हुए ही उसकी आंखें झलक जाती है। और वो नियति के दर्द का अंदाजा तो नहीं लगा सकता था, मगर वो उस दर्द को साफ समझ पा रहा होता है। नियति की रोते हुए ही सांसें अटकने लगती हैं तो मिताली उसे खुद से दूर कर साइड टेबल पर रखी पानी की ग्लास उठाकर उसे अपने हाथों से ही पिलाती है। नियति तो उस पानी को पीने से भी मना कर रही होती हैं, मगर मिताली उसे जबरदस्ती पिला देती है और पिलाने के बाद उस ग्लास को से वापस टेबल पर रख देती हैं। तभी वहां पर सबके कानों में एक बहुत ही मीठी और प्यारी सी आवाज पड़ती है, मोम आप आ गई, बोलते हुए एक छोटी सी 5 साल की बच्ची जिसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक बड़ा सा टेडी बियर होता है जो एक हाथ से अपनी आंखों को मसलते हुए नियति के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं और अपने दोनों हाथों को नियति के आगे फैला देती है, जैसे बोल रही हो कि मोम मुझे गोदी ले लो। वो अपनी छोटी सी टिमटिमाती हुई आंखों से उसे बड़ी ही आस से देख रही होती हैं और उसके चेहरे के भाव थोड़े बदलने को हो चले थे, जैसे अगर नियति ने उसे अभी अपनी गोद में नहीं उठाया तो वो बस किसी भी पल रो सकती है। उस छोटी सी बच्ची को देखकर जैसे ही मिताली कुछ बोलने वाली होती हैं, वैसे ही वो देखती हैं कि नियति बेड से उतरकर अपने घुटनों के बल बैठ चुकी हैं और उसने उस बच्ची को अपने गले से लगा रखा है। जैसे ही नियति उस छोटी सी बच्ची को अपने गले से लगाती हैं, वैसे ही वो बच्ची भी अपनी छोटी सी नन्ही बाहों से नियति को टाइट हग कर लेती हैं। जैसे अगर उसने अपनी पकड़ ढीली की तो अगले ही पल नियति उसे छोड़कर ना चली जाए। तभी नियति के कानों में उस छोटी सी बच्ची की आवाज पड़ती है जो नियति से बोली, आई मिस यू सो मच मोम, मैंने आपको बहुत मिस किया, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। आपको पता है मुझे आपकी बहुत याद आती थी। मेरे सारे फ्रेंड के पास उनकी मोम है मगर मेरे पास मोम नहीं थी, आप क्यों मुझे छोड़कर चली गई थी। मोम बोलते हुए उस बच्ची का गला भर आता है, जिसे महसूस कर नियति उसे खुद से थोड़ा अलग कर उसके आंसू पोंछकर उसे अपने सीने से लगा लेती हैं और उसकी आंखों से भी बेहिसाब आंसू बहने लगते हैं, मगर उसके होठों से एक शब्द भी नहीं निकल पाता है। वो बच्ची भी नियति के सीने में अपना छोटा सा चेहरा छुपा लेती हैं और बोली, मोम आप अब तो मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी ना, डैडी ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे इस बार मेरे बर्थडे पर मोम ला कर देंगे। और देखो ना मोम, डैडी ने आपको मुझे बर्थडे से पहले ही ला दिए। बोलते हुए वो नियति से अलग होकर उसकी आंखों से बह रहे आंसू को पोंछते हुए बोली, मत रो मोम, अब आप आ गई हो ना तो मैं अब आपको कहीं भी नहीं जाने दूंगी। और मुझे ये भी पता है कि आपको भी मेरी बहुत याद आती थी, है ना मोम। बोलते हुए वो उसके गालों पर किस कर देती हैं। वही नियति भी खुद को रोक नहीं पाती और उस छोटी बच्ची का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर उसके पूरे चेहरे पर किसों की बौछार करने लगती हैं। एक माँ होने के नाते नियति उस बच्ची का दर्द साफ समझ पा रही होती हैं जब उसने ये सुना कि उस बच्ची की माँ नहीं है और वो उसे प्यार करने से खुद को रोक नहीं पाती हैं।
मगर नियति के पास उस बच्ची के किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि वो उस बच्ची की माँ नहीं है, साथ ही उसे यहाँ से जाना भी है, इस कारण वो उसे कोई भी जवाब नहीं दे पाती हैं। वही आदर्श और मिताली दोनों ही उन दोनों का प्यार अपनी नम हो चुकी आंखों से देख रहे होते हैं, और नियति के मन के भावों को भी साफ समझ पा रहे होते हैं। तभी नियति के मन के भावों को समझते हुए मिताली उस बच्ची से बोली, पीहू बेटा, अभी आपकी मोम की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आप उन्हें आराम करने दो। देखो तो जरा आपकी मोम के सर पर कितनी चोटें भी लगी हुई हैं। पीहू नियति के सर की चोट को देखकर बोली, मोम आपको सर पर कितना सारा लगा है, आपको दर्द होता होगा ना। बोलते हुए वो उसके सर पर फूंक मारने लगती हैं। वही पीहू की इस हरकत को देखकर उसे अपनी बेटी परी की याद आ जाती है, जिसे याद कर एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखकर पीहू उसके आंसू पोंछकर बोली, डोंट वरी मोम, ये आपकी चोट जल्दी ही ठीक हो जाएगा, अभी आप आराम करो। बोलते हुए वो उसके माथे पर किस करके बोली, चलो दादी, मोम को आराम करने दो। बोलते हुए वो उन्हें अपने साथ लेकर रूम से जाने लगती हैं। तभी मिताली को कुछ ध्यान आता है, तो वो नियति के तरफ देखकर कुछ बोलती हैं। यहाँ नियति का जो दुख होता है वो किसी को भी बता नहीं पाती हैं, और ऐसे समय में ही उसे किसी अपनी ही बेटी की उम्र की बच्ची का माँ बोलकर बुलाना और उसके गले से लग जाने पर नियति भी खुद को रोक नहीं पाती हैं, और उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करने लगती हैं। वैसे आप सबको यहाँ पर क्या लगता है, क्या होगा आगे, अपनी राय मुझे जरूर बताएं। एपिसोड 29। जैसे ही मिताली को कुछ होश आता है, वो पीहू को बोली, पीहू बेटा, आप जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक हम आपकी मोम के लिए कपड़े निकाल देते हैं। अपनी दादी की बात सुनकर पीहू भी बाहर से हाँ में अपना सर हिलाकर अच्छे बच्चों की तरह चली जाती हैं। तब मिताली नियति को अपने साथ लाए एक साड़ी देते हुए बोली, नियति, मेरे पास तुम्हारे पहनने के लिए कोई दूसरे कपड़े तो नहीं है बेटा, अभी तुम इसे ही पहनकर रेडी होकर बाहर आ जाओ, हम सब मिलकर साथ में ही नाश्ता करते हैं। बोलकर वो बाहर से चली जाती है, और नियति भी उन कपड़ों को लेकर बाहर से बाथरूम में चली जाती हैं। दूसरी तरफ रोहन का घर, नाश्ते के टेबल पर रोहन की मोम और रोहन परी बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। रोहन और रोहन की मोम दोनों तो अपना नाश्ता कर रहे होते हैं, पर परी उन दोनों को ही देख रही होती हैं। जब रोहन को महसूस होता है कि परी काफी देर से बस उसे ही देख रही हैं, तो वो परी को देखकर बोला, क्या हुआ परी, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? क्या तुम्हें ये खाना पसंद नहीं है, या तुम्हें कुछ और खाना है? अपने डैडी की बात सुनकर परी उसे देखकर बोली, मुझे रोज खाना मम्मा ही खिलाया करती थी, मगर यहाँ पर तो आप दोनों ही अपना खाना खाने में बिजी हो, तो मुझे खाना कौन खिलाएगा? परी की बात सुनकर रोहन और उसकी माँ दोनों के ही हाथ खाते हुए रुक जाते हैं, और रोहन उसे देखकर बोला, तो परी को खाना अपने डैडी के हाथों से खाना है। इस पर परी हाँ में अपना सर हिला देती हैं, जिसे देखकर रोहन परी को खाना खिलाने लगता है। और रोहन अपनी मोम को देखकर बोला, मोम, क्यों ना आप परी की देखभाल करने के लिए कोई नैनी नहीं देख लेते? मैं तो दिन भर बिजी रहता हूँ, और मुझे रात में ही समय मिल पाता है, तो ऐसे में मेरा ध्यान परी पर तो ज्यादा नहीं होने वाला है ना। रोहन की बात सुनकर उसकी मोम बोली, तुम ठीक बोल रहे हो बेटा, अब मैं भी तो सारा दिन घर पर ही रहकर परी की देखभाल नहीं कर सकती हूँ ना, मुझे भी कितने काम होते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, आज ही किसी नैनी को परी के लिए हायर कर लेती हूँ। बोलते हुए वो अपना नाश्ता करने लगती हैं। उन दोनों की बात सुनकर परी बोली, ये नैनी कौन है? परी की बात का जवाब देते हुए रोहन बोला, नैनी उसे कहते हैं बेटा जो आपकी देख भाल करती हैं, और आज ही आपके लिए एक नैनी आ जाएगी, जो आपके साथ खेलेगी और आपके सारे कामों को करेगी। इतना बोलकर वो परी को खिलाने लगता है। वही परी उस वाइट को खत्म कर बोली, नहीं डेडी, मुझे नैनी नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए। आपने ही कहा था ना कि मैं अगर कोर्ट में आपके साथ रहने का बोलूंगी तो मम्मा मेरे साथ ही रहेगी, मगर नहीं, आपने झूठ कहा। मम्मा तो आई ही नहीं। बोलते हुए वो उदास हो जाती हैं। परी को ऐसे उदास होते हुए देखकर उसकी दादी बोली, अरे परी बेटा, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, अब आपके लिए नैनी आ जाएगी, तो वो आपका आपकी मम्मा से भी ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेगी।
और फिर तो आपको उनकी याद भी नहीं आएगी। चलो एक काम करते हैं, क्यों ना आज हम दोनों शॉपिंग पर चले। वहाँ चलकर आपको जो चाहिए आप वो सब ले लेना और वहाँ पर आपको बहुत सारी आइसक्रीम और चॉकलेट भी मिलेगी। बोलते हुए वो मुस्कुरा देती है और चॉकलेट, आइसक्रीम और शॉपिंग का नाम सुनकर तो परी खुश हो जाती है और जोर से हाँ में अपना सर हिला देती हैं। वही परी की हाँ सुनकर दोनों माँ बेटे का भी राहत मिलती हैं। वहीं दूसरी तरफ नियति बाथरूम से नहाकर निकलती हैं और उस साड़ी देखकर उसे पहनने की कोशिश करने लगती हैं। उसने इससे पहले तो कभी साड़ी पहनी नहीं थी, मगर अपनी माँ को हमेशा पहनते हुए देखती जरूर थी। उसे ही याद कर वो उस साड़ी को जैसे तैसे करके पहन ही लेती है और उसे पहनने के बाद वो खुद को मिरर में देखती हैं, तो एक पल के लिए तो वो खुद को ही उस साड़ी में देखकर हैरान हो जाती हैं, क्योंकि सच में वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती हैं। उसका गोरा रंग इन 5 सालों में थोड़ा दब चुका था, मगर फिर भी उसके चेहरे की सुंदरता में कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। फिर वो रेडी होकर उस रूम से बाहर निकलकर हॉल में चली जाती है। जब सबकी नजरें नियति पर जाती हैं, तो तीनों उसे ही देखने लगते हैं। नियति ने एक सिंपल सी छोटी बस बना रखी और चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाई थी, मगर वो उस सादगी में भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती हैं। वहीं नियति को उस साड़ी में देखकर उसे वो पल याद आ जाता है जब आदर्श ने वो साड़ी पीहू की माँ के लिए लेकर आया था और उसकी माँ ने उसे डिस्गस्टिंग बोलकर फेंक दिया था। यही सब सोचकर आदर्श अपने मन में बोला, तुम्हें तो साड़ी पहनने में वो ओल्ड फैशन लगती थी और तुम्हें ऐसा लगता था साड़ी पहनने वाली कोई भी लड़की तुम्हारे इतनी सुंदर नहीं हो सकती है, मगर ये लड़की के सामने तो तुम भी कुछ नहीं हो। सोचते हुए वो अपना सर झटककर उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है। पीहू नियति को देखकर बोली, वो मोम आप तो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। बोलते हुए वो मुस्कुरा देती है। पीहू की बात सुनकर नियति भी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं। फिर वो थोड़ा सा हिचकिचाते हुए मिताली को दकर बोली, आंटी जी थैंक यू जो आपने मेरी मदद की उसके लिए, पर अब मुझे जाना होगा। बोलते हुए वो वहां से जाने लगती हैं। तो उसे पीहू की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो अपनी ही जगह पर रुक जाती है। एपिसोड 30। नियति अपनी बात खत्म करके जैसे ही वहां से जाने लगती हैं, उसे अपने कानों में पीहू की आवाज सुनाई देती है, जो उससे रोते हुए बोली, मोम आप फिर से मुझे छोड़कर जा रही हो, मत जाओ ना मुझे ऐसे छोड़कर। बोलते हुए उसकी आंखों से कुछ बूंदे आंसू की नीचे गिर जाती हैं और साथ ही नियति के जाने की बात सुनकर मिताली और आदर्श भी हैरान हो जाते हैं। वही पीहू की बात सुनकर नियति के पैर अपनी जगह पर ही थम जाते हैं और वो पलटकर पीहू को देखती हैं, जिसकी आंखों में आंसू होते हैं। पीहू की आंखों में आंसू देखकर नियति को भी अपने दिल में चुभन का एहसास होता है, जिसे महसूस कर वो पीहू के पास जाकर उसे देखकर समझाते हुए बोली, आप क्यों रो रही हो। नियति की बात सुनकर पीहू नियति से बोली, आप मुझे छोड़कर जा रही हो तो मुझे तो रोना आएगा ही ना। बोलते हुए वो नियति के सीने से लग जाती है और रोते हुए बोली, मत जाओ ना मोम, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वैसे ही तो आप मुझे इतने सालों बाद मिली हो और जब आप मुझे मिली हो तो फिर इस तरह से क्यों छोड़कर जा रही हो। बोलते हुए वो फिर से रोने लगती हैं। पीहू को इस तरह से रोते हुए देखकर नियति की भी आंखें भर आती है और वो भी अपनी नम आंखों को साफ कर पीहू को टाइट हग करके बोली, नहीं बेटा, हम आपको छोड़कर जाना तो नहीं चाहते हैं, पर हमें जाना तो होगा ही ना। जिस तरह बस थोड़ी सी ही देर में हम आपको अच्छे लगे, वैसे ही आप भी हमें अच्छे लगे, और सच कहे तो बस इस कुछ मिनटों में ही हमें भी आपसे एक लगाव सा हो गया है, पर हम यहाँ पर नहीं रह सकते हैं बेटा, हमें जाना तो होगा ही ना। बोलते हुए उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। वही पीहू नियति को देखकर बोली, पर आपको क्यों जाना है मोम, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती जो आप मुझे पहले भी छोड़कर चली गई थी और आज फिर से एक बार मुझे छोड़कर जा रही हो। बोलते हुए वो रो पड़ती है और रोते हुए ही बोली, आप मत जाओ ना मोम, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि कोई भी शैतानी नहीं करूँगी, मैं आपको कभी परेशान भी नहीं करूँगी, ना ही मैं आपको कभी भी किसी भी शिकायत का मौका दूंगी। आई प्रॉमिस मोम कि मैं अच्छे बच्चों की तरह ही आपकी सारी बातों को मानूंगी, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगी।
जो आप बोलेगी मैं वैसा ही करूँगी, पर आप मुझे छोड़कर मत जाओ ना बोलते हुए वो उसके गले लगकर रोने लगती हैं। वहीं आंसू तो नियति की आंखों से भी बह रहे होते हैं। वो भी पीहू को कसकर अपने गले लगा लेती हैं और उसे गले लगाकर बोली मैं भी आपसे दूर नहीं जाना चाहती बेटा, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इस थोड़े से पल में ही आपसे एक रिश्ता सा बन गया है। आपके मोम बोलने मात्र से मुझे कितना सुकून मिल रहा है, ये मैं नहीं बता सकती, पर मैं आपके पास भी तो नहीं रह सकती हूँ ना बोलते हुए वो भी उसे और टाइट हग कर रोने लगती हैं। वहीं उन दोनों लड़कियों को इस तरह देखकर आदर्श और मिताली दोनों की भी आंखें नम हो जाती हैं, और नियति क्यों नहीं रुक सकती ये बात भी दोनों काफी अच्छे से समझ रहे होते हैं। वहीं नियति की बातों को सुनकर मिताली नियति के कंधों और अपने हाथों को रखकर बोली जब तुम्हें भी पीहू से लगाव हो गया है बेटा तो क्यों जा रही हो, उसे छोड़कर मत जाओ ना। मिताली की बात सुनकर नियति उनके तरफ देखकर बोली आंटी अब आप भी यही बोल रही हो, जबकि आप तो जानती ही हो ना। फिर भी इस पर मिताली बोली हाँ मैं सब जानती हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ बेटा मत जाओ यहाँ से कम तब तक तो मत जाओ ना जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो, तब तक शायद मैं पीहू को समझा दूँ। बोलते हुए वो अपने दोनों हाथ उसके सामने जोड़ देती है, जिसे देखकर नियति पीहू को खुद से अलग कर खड़ी होती हैं और उनके हाथों को पकड़कर बोली ये आप क्या कर रही हैं आंटी जी, आप मुझसे बड़ी है, प्लीज आप इस तरह से मेरे सामने हाथ मत जोड़िए, जबकि एहसान तो आपने मुझ पर किया है, मुझे अपने घर लाकर और मुझे इस थोड़े से ही पल में वो प्यार देकर जो मेरे अपने मम्मी पापा ने मुझे नहीं दिया है। बोलते हुए उसकी आंखें झलकने लगती हैं। नियति की बात सुनकर मिताली उसे देखकर बोली जब तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें एक माँ की तरह प्यार दिया है, तो इस माँ की बात नहीं मनोगी, रुक जाओ ना बेटा। बोलते हुए उनकी भी आंखें भर जाती हैं। तभी पीहू भी बोली रुक जाओ ना मोम, आप मेरी नहीं तो दादी की ही बात मान लो ना। जब नियति देखती हैं कि दोनों उसे इतना फोर्स कर रही है रुकने के लिए, तो नियति मिताली को दकर बोली पर आंटी हम यहाँ पर कैसे रुक सकते हैं। बोलते हुए वो शांत हो जाती है। नियति की बात को समझते हुए मिताली उससे बोली क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें रुकने के लिए कोई वजह चाहिए, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इतनी वजह काफी है जो पीहू ने तुम्हें दी है। एक माँ होने की वजह क्या इतना काफी नहीं है तुम्हारे लिए। इस पर नियति को भी नहीं बोलती हैं। वही पीहू अब खुश होते हुए बोली मोम अब आप नहीं जा रही हो ना, अब आप मेरे पास ही रहोगी ना। पीहू की बात सुनकर नियति उसे अपनी गोद में लेकर बोली हाँ अभी हम कहीं नहीं जा रहे हैं। बोलते हुए वो उसे माथे पर किस कर लेती हैं।